नमस्कार। आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम ये जो क्लास है आपका ये सीडीएस का ओरिएंटेशन क्लास है। आज के क्लास में सीडीएस में फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। तो सीडीएस के एग्जाम में आपको पता है जैसा कि 120 क्वेश्चन आते हैं जीएस वाले पोर्शन में, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस वाले पोर्शन से आते हैं। 120 में से जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन वो साइंस वाले पोर्शन से आते हैं। और साइंस में आपको पता है कि 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन है और बायो के भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन। तो हम फिजिक्स का मैप बताएंगे। आज की क्लास में हम मैप ऑफ फिजिक्स देखने वाले हैं। मैप ऑफ फिजिक्स। आज के क्लास में हम मैप ऑफ फिजिक्स देखेंगे कि फिजिक्स में जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं और क्या क्या उसके लिए आपको पढ़ना है। तो प्रॉपर ये ओरिएंटेशन क्लास है। तो हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। मेरा नाम अविनाश शाह है। तो हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। और फिजिक्स में 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से बिना किसी देरी के हम आज के ओरिएंटेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से और समझो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में सबसे पहले जो 7 क्वेश्चन है, हर बार सीडीएस के जो एग्जाम में जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, वो आपके सिलेबस से आता है। जो आपका सिलेबस है वही डिस्कस करना है। तो 7 क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएगा और जो 3 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जो 3 क्वेश्चन है फिजिक्स का वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, जो हाल फिलहाल में हो रहा है, 1 साल के अंदर जो हाल फिलहाल में हुआ उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे क्वांटम फिजिक्स में क्या नई चीज आई, जैसे अभी शुभांकर शुक्ला गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाएगा, बाकी 7 क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले आपके सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हम अगर बात करें फिजिक्स की तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक चैप्टर है, इसे सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम में, हालांकि सीडीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये सबसे बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना काम आपका नहीं चलने वाला है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये सबसे बेसिक चैप्टर है। किसी चीज को मापना है तो आपको यूनिट्स और मेजरमेंट पता होना चाहिए। जो सबसे बेसिक क्लास है और सबसे बेसिक चैप्टर है, तो आपको सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इससे हर बार एक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स है पूरा। उसके बाद अब हम बात करें तो किसके बारे में पूछा जाएगा? मैकेनिक्स के बारे में पूछा जाएगा। और मैकेनिक्स का मतलब होता है फोर्स, मैटर और मोशन के स्टडी के बारे में पढ़ना, रिलेशनशिप के स्टडी के बारे में जानना। तो मैकेनिक्स में बहुत सारे पार्ट हैं और आपको बताएं तो 1D मतलब सिंपल मोशन के बारे में जानना है हमें। अगर कोई सीधा चल रहा है, 1D मतलब होता है 1 डायमेंशन मोशन। अगर कोई सीधा चल रहा है तो 1D के बारे में पढ़ना, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1D में काइनेमेटिक इक्वेशन आता है। इक्वेशन के 3 मोशन होते हैं, आपने नाम सुना होगा, b = u + at, s = ut + ½ at², b² = u² + 2s। इससे हर बार एक सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा काइनेमेटिक इक्वेशन। ये सब 1D के अंदर पढ़ा जाएगा। उसका 2D भी तुम्हें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 2D के अंदर अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं लिख दूं 1D के अंदर क्या क्या आता है, तो 1D के अंदर तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानना है 1D के अंदर। फिर जानना है स्पीड और वेलोसिटी। मस्त शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम 10 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है। 10 क्लास, मैक्सिमम 10 क्लास में आपका पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है अच्छे से कवर हो जाएगा। 10 क्लास में तो 10 घंटे। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ना है। फिर हमें एक्सेलरेशन देखना है। एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, बिना एक्सेलरेशन का ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो एक्सेलेरेटर पे पैर रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें ग्राफ भी देखना है, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम 3 ग्राफ देखने वाले हैं, xt, vt और at। मतलब डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो ग्राफ देखना है। वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वो ग्राफ देखना है। और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वो ग्राफ देखना है। क्योंकि इस वाले ग्राफ से, vt ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। vt ग्राफ से एक सवाल पूछा गया था, सिंपल ग्राफ था, स्लोप पूछा था कि क्या कौन सा क्या पूछा रहा है। ये सवाल आया हुआ है। और आखिरी में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम 2D की बात करें तो 2D में हमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी आपने सुना था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक मिसाइल का नाम बहुत सुना होगा, S-400 सुना है। जो S-400 है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो जो भी मिसाइल है वो कौन सा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, एकदम डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, और हमें बेसिक पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज कैसे निकालते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है, तो एकदम बेसिक हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। एकदम डिटेल से नहीं पढ़ना, पर हमें बेसिक तो जानना ही पड़ेगा। तो मैकेनिक्स के अंदर 1D 2D है जो हमें जानना है, सबसे बेसिक चैप्टर है। उसके बाद हम इसी के अंदर मैकेनिक्स के अंदर ही अपना जो आता है NLM आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे जो NLM है उसका जो फुल फॉर्म है क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के कितने नियम है भाई, न्यूटन के 3 नियम नहीं है, मोशन के 3 लॉ है। न्यूटन के 3 नियम नहीं है, मोशन के कितने हैं, 3 लॉ। कौन कौन सा, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अरे ये नहीं होता। मतलब लॉ ऑफ मोशन है, 3 मोशन पढ़ेंगे। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया है, दूसरा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, तीसरा एक्शन रिएक्शन है। तो तीनों लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन के बेस पे कि अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा चमकेगा कि अगर तुम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले गए तो ग्रेविटी काम करेगा नहीं करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो नीचे क्या फ्यूल छोड़ेगा, तो तीसरा नियम है। और फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो बेसिक बेसिक हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो ये तुम्हारा मैकेनिक्स में 1D 2D NLM। उसके बाद NLM के बाद हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले, यहीं पे मैं लिख रहा हूं वर्क एनर्जी पावर, WEP, वर्क एनर्जी पावर। और मैं बता दूं इस बार जो CDS का पेपर हुआ इसमें वर्क से क्वेश्चन पूछा गया, और जो NDA का पेपर हुआ उसमें भी वर्क से क्वेश्चन पूछा गया। NDA में 2 क्वेश्चन वर्क से पूछा गया, CDS में 1 क्वेश्चन पूछा गया था वर्क से। तो वर्क एनर्जी पावर भी हमें पढ़ना है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना एनर्जी का, बिना वर्क का काम नहीं होता है। तो ये भी पढ़ना है हमें, वर्क एनर्जी पावर। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार पूछा भी गया है वर्क एनर्जी पावर से। उसके बाद सबसे जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक तो नहीं है, सबसे टफ माना जाता है रोटेशन। और हमारे एग्जाम के लिए, CDS और NDA के लिए ये टफ नहीं है, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें बेसिक बेसिक पढ़ना है कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स होता है। टॉर्क मतलब क्या होता है, रोटेशनल फोर्स। जैसे ये मार्कर इसका ढक्कन ऐसे खोल रहे हैं तो क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अब तुम कोई भी कार लेने जाते हो या बाइक लेने जाते हो, उसमें टॉर्क की बात आती है, कितना कितने टॉर्क का है। तो ये सब रोटेशन में बेसिक बेसिक पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। इसे ग्रेविटेशन में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें, है छोटा सा चैप्टर, लेकिन जी के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल जी के बारे में। जब ऊपर जाएंगे तब जी क्या होगा, नीचे आएंगे तब क्या होगा। अगर कोई चीज ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल की वेलोसिटी कितनी होगी। किसी को अर्थ से बाहर फेंक दे तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। तो ये मैकेनिक्स का पार्ट है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इतना हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है इसके अंदर। फिर अपना जो अगला पार्ट आता है, तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो तीसरा पार्ट है अपना, पहला तो अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। और जो तीसरा पार्ट है जो हमें जानना है वो है अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, सिंपल सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस होता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे बेसिक, जैसे हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। प्रेशर के अलावा प्रेशर के लिए लॉ भी है, पास्कल लॉ। ये पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा, बेसिक बेसिक आपसे लॉज पूछे जाएंगे। तो पास्कल लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पूछा जाएगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है, ये सब पढ़ना है हमें, ये सब बहुत जरूरी है। उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, हमें बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बर्नौलीज इक्वेशन। जैसे दिल्ली में अगर कोई मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है तो दिल्ली में 3 लाइन है मेट्रो में। एक तो ब्लू लाइन की बात कर लो, ब्लू लाइन में पहले से ही क्या बोला जाता है, कृपया पीली रेखा से पीछे रहे, येलो लाइन से पीछे रहे। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्पीड कम है ब्लू लाइन की। लेकिन अगर हम मेजेंडा में जाए या एयरपोर्ट एक्सप्रेस में जाए, उसमें पहले शटर लगा दिया जाता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्नौलीज इक्वेशन का काम है। बर्नौलीज इक्वेशन इसमें काम आ रहा है कि ट्रेन खींच न ले, जो मेट्रो है वो खींच न ले। तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है कि जो फ्रिक्शन फ्लूइड के बीच में, पानी पानी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी। तो हमें विस्कोसिटी पढ़ना है। आखिरी में हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन।
इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है सरफेस टेंशन से। जैसे गर्म चाय की प्याली है, उसको कुछ समय तक कमरे में छोड़ दे तो चाय के ऊपर क्या जम जाती है, मलाई जम जाती है, मतलब ऊपर क्या हो गया, सरफेस टेंशन ज्यादा हो गया। समझ आया? जैसे कोई भी हम अगर कपड़ा धोते हैं, जैसे ये बहुत गंदा हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, गर्म पानी में धोएंगे, क्योंकि गर्म पानी में सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब पानी पतला हो गया और आसानी से इस रेसे में घुस जाएगा। पानी जितना ठंडा होगा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब हमें पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार सरफेस टेंशन से क्वेश्चन भी पूछा गया, एनडीए पूछा गया था इस बार कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा। ये सब बेसिक बेसिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये सब हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो चौथा पोर्शन है जो हमें पढ़ना है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये भी बहुत जरूरी है। जो चौथा पोर्शन है जो हमें पढ़ना है वो क्या है अपना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, और जैसे मरकरी स्केल हो गया, अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं वो जानना है। उसके बाद हमें जानना है कि कौन कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे, वो थर्मामीटर से इस बार भी क्वेश्चन आया है, तो कौन कौन सा थर्मामीटर यूज करना है, कितने टेम्परेचर के लिए, वो हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें स्केल के बारे में पढ़ना है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, कैलिबर स्केल क्या होता है, उसका कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो हमें ये पढ़ना है। फिर हीट का ट्रांसफर कैसे होता है ये पढ़ना है। और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक, कोई भी कार है, दुनिया का कोई भी इंजन है, वो इंजन कैसे काम करता है, उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम कर रहा है, एसी कैसे काम कर रहा है, तो ये सब कहाँ आएगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बेसिक बेसिक जानना, एकदम डिटेल से नहीं पढ़ना है, पर हमें बेसिक बेसिक पढ़ना है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है, अपने सिलेबस का ही पार्ट है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, क्योंकि बिना वेव्स का पढ़े कुछ काम चलेगा नहीं। और वेव में अगर मैं बात करूं बेसिक, तो इसमें साउंड आता है। इसमें जो हमें पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, पेंडुलम के बारे में पढ़ना है, जितने भी म्यूजिक सिस्टम है ये सब कैसे काम करता है। हाँ, एसएचएम भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ऑसिलेशन के अंदर तुम्हारा एसएचएम भी आ जाएगा, तो हमें एसएचएम भी पढ़ना है। और साउंड जो है ना, जो साउंड है जैसे वाइब्रेशन, वो एसएचएम से ही स्टार्ट होता है। बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट वो कहां से स्टार्ट होता है, एसएचएम से। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें साउंड और पेंडुलम के बारे में पढ़ना है। इंफ्रासाउंड क्या होता है, जैसे 3 रेंज है, ऑडिबल रेंज हो गया तुम्हारा, इंफ्रा हो गया, फिर सबसे नीचे वाले, ऊपर वाले का क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड है, तो वो सब हमें पढ़ना है। सोनार वगैरह के बारे में देखो, इस बार फुल फॉर्म पूछ दिया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब हमें बेसिक बेसिक इसके अंदर पढ़ना है। ये तुम्हारा पार्ट हो गया, 5वां पार्ट हो गया। फिर अगर हम इसके बाद बात करें तो हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है, थोड़ा सा करंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज वगैरह क्या होता है, चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। जैसे हम अपना फोन हो गया, फोन में फ्लैश के अंदर भी क्या होता है, कैपेसिटर है। फोन का टच भी क्या है, कैपेसिटर है। दुनिया का जितना भी टच है सब क्या है तुम्हारा, कैपेसिटर है। हमें कैपेसिटर के बारे में भी जानना है, बेसिक बेसिक जानकारी चाहिए इसके अंदर। बैटरी कैसे काम करता है, ये सब चाहिए, ये सब पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बेसिक हम रेजिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, तो अगर कोई सर्किट कैसे काम करता है, तो बेसिक बेसिक जानना, एकदम डिटेल से हमें नहीं पढ़ना, पर बेसिक बेसिक हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं। 3 तुम्हारा होता है पैरामैग्नेटिक, डायो, फेरो। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सब एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एसी करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, तो बेसिक बेसिक चीजें इसमें पढ़ेंगे। सोलेनॉइड हो गया, वो कैसे काम करता है, तो ये सब हमें किसमें पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के अंदर। एकदम डिटेल से नहीं पढ़ना, पर बेसिक बेसिक हमें हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स अपना जान है भाई फिजिक्स का। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसका नहीं पढ़ते हैं, लाइट के बारे में। देखो टेलीस्कोप से क्वेश्चन इस पर आया था, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, चश्मा लगा, इस पर लेंस है, तो इन सब चीजों, प्रिज्म है, तो इन सब चीजों के बारे में कहां पढ़ेंगे हम, ऑप्टिक्स में। और ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है हर एक एग्जाम में, ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो ये पढ़ने वाले। और सबसे आखिरी में जो अपना सिलेबस है वो है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना क्या है। तो मॉडर्न फिजिक्स से बेसिक हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सीडीएस के एग्जाम के लिए, तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन कैसे होता है, कि तुम फोन से कैसे बात करते हो, जैसे मैं फोन से बातचीत करना है, तो कम्युनिकेशन टावर से कैसे कन्वर्सेशन होता है। जैसे इलॉन मस्क का भी स्टारलिंक आ रहा है,
ऑप्टिकल फाइबर वगैरह हो गया। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता कैसे कि ट्रांसमीटर से रिसीवर से कैसे सारा सिग्नल जाता है, तो वो सब हमें पढ़ना है। अगर सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ये बहुत जरूरी है, इस पर क्वेश्चन भी आया है और ये बेसिक जानकारी के लिए भी, जनरल साइंस के लिए भी बहुत जरूरी है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरा सीडीएस का क्या है, सिलेबस है। हाँ ऑप्टिक्स में आएगा, पर ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता है, सही बात है, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स में आता है, पर कम्युनिकेशन किससे होगा? देखो ऑप्टिकल फाइबर में होता है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन ये कम्युनिकेशन का भी तो पार्ट है, क्योंकि अभी दुनिया में जितना भी इंटरनेट चल रहा है 90% इंटरनेट हम ऑप्टिकल फाइबर से चलाते हैं, मतलब तारों के थ्रू इंटरनेट हमारा चल रहा है, तो कम्युनिकेशन का ही तो पार्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम का ही तो पार्ट है, एक मीडियम बन रहा है। हाँ सारा जो जियो का फाइबर आता है, जो घर में जो वाईफाई का वायर आया है वो ऑप्टिकल फाइबर है। तुम रोड पे देखते हो टावर के पास बहुत मोटा मोटा वायर गया होता है, वो सब ऑप्टिकल फाइबर है। तभी तो समय लगता है कि 1G 2G 3G 4G में आने में इतना समय क्यों लगता है, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में वायर बिछाना है ना। तो अपना जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट इंटरनेट नहीं है, सैटेलाइट से इंटरनेट नहीं चल रहा है, सैटेलाइट से टीवी चल रहा है। और सैटेलाइट से, अब देखो सैटेलाइट के बारे में भी कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, कौन से ऑर्बिट में रखेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखना है सैटेलाइट को कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सब पढ़ना है। तो ये अपना सीडीएस का पूरा सिलेबस है। तो 10 क्वेश्चन इनसे इससे आता है, मैक्सिमम जिसको कवर करने में समय लगेगा 10 दिन लगेगा, तो 10 दिन में आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री और बायो की, तो सुमित सर आके डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और बायो के बारे में, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में भी 10 दिन में आपका केमिस्ट्री और बायो दोनों क्या हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा। 10 दिन का मतलब है 10 घंटे, मतलब 10 क्लास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 30 घंटे में आपका साइंस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। बाकी जीएस के बारे में प्रयाग सर आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि सीडीएस का क्या क्या सिलेबस है। तो इसी के साथ हम आज जो सबसे शॉर्ट वीडियो था, ओरिएंटेशन जो था फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पे आपका सारा क्लास रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डेड भी आएगा लेक्चर सारा, और लाइव भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको दबाने का है, जोर से क्लिक करना है, घंटे बटन क्या करना है, दबाना है। तो आज की क्लास में यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।